नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है, लेकिन वो सवाल पूछने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईडी की आड़ लेकर विपक्ष पर वार होगा। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आज ईडी के अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के अधिकार बने रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर ईडी की शक्तियां बरकरार हैं। ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। ईडी के पास गिरफ्तारी का अधिकार है, जब्ती कुर्की के अधिकार भी बरकरार हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। ईसीआईआर की तुलना, यानी कि जो ईडी रजिस्टर करती है उसकी तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। ईसीआईआर ईडी का आंतरिक दस्तावेज है। आरोपी को जवाब देने की यह जरूरत नहीं है। यह एक बड़ी अहम बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मनी लॉन्ड्रिंग से आतंक को बढ़ावा, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शक्तियां बरकरार रखते हुए यह कहा है कि गंभीर अपराधों के लिए कड़े प्रावधान की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग आतंक से कम गंभीर अपराध नहीं है। देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। देश की संप्रभुता और अखंडता पर असर डालता है। नई परिस्थितियों के लिए विशेष प्रावधानों की जरूरत है। ये सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के पक्ष में कही। अब ईडी के 5 बड़े अधिकारियों पर कोर्ट में बहस हुई है। गिरफ्तारी का विशेष अधिकार, याचिकाकर्ता बिना सूचना और सबूत गिरफ्तारी का अधिकार असंवैधानिक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों बात कही है। ये कंपैरिजन आपके सामने है कि किस तरीके से जो विशेष अधिकार है उसमें पिटिशनर ने क्या कहा और फिर केंद्र सरकार का उसमें क्या जवाब आया। तो सबसे पहले बिना सूचना और सबूत गिरफ्तारी का अधिकार असंवैधानिक है, जिसपे केंद्र सरकार कहती है कि आरोपी को वजह हमेशा बताई जाती है और सबूत की विस्तृत जानकारी देना जरूरी नहीं है। निदेशक या उपनिदेशक रैंक के अधिकारी को विशेष अधिकार होता है और ईडी अधिकारी की जवाबदेही पुलिस अफसर से ऊंची है। फिर याचिकाकर्ता का यह कहना है कि ईडी दबाव बनाकर इकबालिया बयान ले सकती है, इसे दबाव माना जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जुर्माना लगाने की धमकी ऐसे बयानों के लिए काफी नहीं है। अब ईसीआईआर की प्रति देना जरूरी नहीं है। इसको लेकर के याचिकाकर्ता ने यह कहा कि एफआईआर जैसा ही है ईसीआईआर, आरोपी इसकी कॉपी पाने का हकदार है। यानी कि आपने क्या जांच की, क्या नहीं की, इसका आप कुछ देंगे। केंद्र सरकार का यह कहना है कि ईडी का अंदरूनी दस्तावेज है ईसीआईआर, इसको देने की जरूरत नहीं। अगला है आरोपी पर निर्दोष साबित करने का जिम्मा। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा है। बराबरी और जीवन के बुनियादी अधिकार का हनन है, जिसमें केंद्र सरकार कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग बेहद गंभीर अपराध है और समाज हित में इसे रोकना जरूरी है, इसलिए ये न्याय संगत है। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो याचिका करता है उनका यह कहना है कि फिर तो इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वाला कानून यहां लागू ही नहीं होता। ये तो उल्टा हो गया कि आप तब तक दोषी माने जाएंगे जब तक आप निर्दोष साबित ना हो जाएं, एकदम उलट। अब एक और बात थी कि पहले के मामलों में पीएमएलए का इस्तेमाल होगा। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि 2002 से पहले कानून नहीं बना था। इससे पहले के मामलों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल असंवैधानिक है। उस पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया में होने वाला अपराध है। ये एक अपराध नहीं बल्कि अपराधों की पूरी श्रृंखला है। अपराध की शुरुआत 2002 से पहले हो सकती है, इसका सिलसिला 2002 के बाद ही भी जारी रह सकता है। अब आइए आपको बताते हैं, ईडी के लपेटे में कई विपक्षी नेता हैं। ये राजनीतिक कैसे हो जाता है, आपको उसके बारे में बताते हैं। तो 23 जुलाई को बंगाल के मंत्री पार्था चैटर्जी गिरफ्तार हुए। करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 20 करोड़ रुपए कैश मिले। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कई दौर की पूछताछ हुई है। पात्राचौल केस में शिवसेना नेता संजय राउत से भी पूछताछ की गई है। फर्टिलाइजर घोटाले में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से पूछताछ हुई।
पंचकुला जमीन आवंटन केस में भूपिंदर सिंह हुड्डा से भी पूछताछ हुई। आय से अधिक संपत्ति के केस में डीके शिव कुमार भी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन जब हम ये पूरे नाम देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो पावर्स हैं ईडी की उसको बरकरार रखती है, उसमें एक बुनियादी सवाल ये जरूर आता है कि इसमें से बीजेपी के अपने नेता कितने हैं, या ये माना जा रहा है या ये चीज प्रचारित किया जा रहा है कि जो विपक्ष में है वही मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जो सरकार में है या बीजेपी समर्थन करता है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता। तो क्या ईडी की आड़ लेकर विपक्ष पर वार हो रहा है? क्या विपक्ष को खामोश करने की एक कोशिश है? सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन ईडी की आड़ में क्या विपक्ष को खामोश करने की कोशिश की जा रही है या की जा सकती है? आइए स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। देश रत्न निगम एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस, कीर्ति आजाद वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, शांत प्रकाश जाटव आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले कीर्ति जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। विपक्ष के बहुत सारे नेता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जाल में या चंगुल में दिखते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता उनका नाम इसमें आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है बिना सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी किए इस जो नया जो अभी आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसका आधार बना करके ईडी का दुरुपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने अभी तो कुछ लीडरों के नाम लिए जो विपक्ष में हैं, जिनके खिलाफ ईडी लगाई गई है। मैं कुछ आपको नाम बीजेपी वाले भी दे देता हूं जिसके ऊपर ईडी लगी थी, उसके बाद हट दो। पहले एक तो शुभेंदु अधिकारी पहले नहीं थे बीजेपी में, लेकिन जैसे ही आए वॉशिंग मशीन में साफ। हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस समय आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी वाटर स्कैम लगा था, आए बीजेपी में और वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। डॉक्टर रमन सिंह, उनके ऊपर भी केस हुआ था लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, वो बीजेपी के थे। शिवराज सिंह चौहान, व्यापम आपको ध्यान होगा, येदुरप्पा माइनिंग का केस था। उसके बाद रेड्डी बंधु, उनके ऊपर नहीं हुआ। उनके ऊपर भी केस हुए थे लेकिन कहाँ दब गए किसी को नहीं मालूम। एक आपको याद होगा 2016 में सृजन घोटाला हुआ था, चिटफंड घोटाला था बिहार का, जो जिसके ऊपर आए गए ये लोग, लेकिन उसके बाद कुछ क्या हुआ उसके बारे में मालूम नहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी आपको पता होगा। और दोनों जगह पर, दोनों यह जो बिहार में केस हुए थे, इसमें दोनों में डबल इंजन की सरकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों साथ में। तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके बारे में भी कोई कुछ ज्ञान है कि कहां तक पहुंचा। अगर संकेत जी आपको मालूम हो कुछ तो बताएं, नहीं तो जो भाजपा के बैठे हैं उनसे जरूर पूछ लें कि भाई इनके ऊपर भी जो हो रहा है उसका क्या किया जाएगा। और आप ट्रेंड उठा के देख लें, जैसे ही बंगाल के चुनाव आए तो वह अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गए। जब आपके तमिलनाडु के चुनाव आए तो स्टालिन और उनके ऊपर पड़ गए। तो इस प्रकार से जब भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उसके पहले लगाया जाता है। अभी आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन, जिनको की प्रभारी बनाया गया था उत्तराखंड का, और वहां पे चुनाव है, तो चुनाव होने वाले हैं, जैसे प्रभारी बनाया गया उनके ऊपर ईडी लग गई। तो यह स्पष्ट दिखता है कि और कुछ नहीं, केवल ईडी का इस्तेमाल कर लोगों को दबाना, डराना। और ईडी तो आजकल कमाल करने लगी है कि आप राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए, अब ईडी अपने मर्जी से भी लगा रही है पैसा कमाने के लिए। तो यह एक पैसा कमाने का धंधा बन चुका है। आप खुद देख लीजिए कि जब 2005 में इसको लेके आया गया, ये एक्ट बनी 2002 में बनी, तो 2004 से लेके 2014 तक केवल 112 केस हुए थे, और उसके बाद 8 केसों में 2974 केस पिछले 5 सालों में हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अगर आप ईडी के वेबसाइट पे जाएंगे तो पीएमएलए के केस 5422 हुए हैं मार्च 2021 तक। उसमें से केवल 942 जिसके ऊपर वह गए हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और 25 को ही कन्विक्शन मिला, यानी 0.46% कन्विक्शन रेट है। तो स्वतः स्पष्ट है कि राजनीतिक उसके लाभ के लिए यह सब किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ईडी है वह भी कह रही है कि साथ साथ में हम भी चल रहे हैं, इसमें क्या समस्या है। वह भी अपना पैसा कमा रही है और जैसे चाह रही है जिसको चाह रही है वैसे कर दे रही है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शांत प्रकाश जाटव जी आपसे। आप ये बताइए कि ये जो कन्विक्शन रेट की बात है, ये तो बात सही है, अब अदालत से ईडी को राहत मिल गई, ये सब चीजें हमने पढ़ भी दी यहाँ पर कि किस किस फ्रंट पर राहत मिली है और ईडी की जो पावर्स हैं उनको अपहोल्ड किया गया है।
लेकिन एक सवाल तो ईडी से पूछा जाएगा ना कि आपका कन्विक्शन रेट कितना है। जिन लोगों को आप दोषी मान बैठे हैं और केंद्र सरकार ये कहती है कि बिल्कुल एकदम पलट ही दिया, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके हिसाब से आप तब तक निर्दोष रहते हैं जब तक आप दोषी साबित ना हो जाए। यहां तो बात ही उल्टी हो गई। ऐसे में कन्विक्शन रेट पर सवाल क्यों ना पूछे जाए भाई। 0.5% कन्विक्शन रेट लेकर के, और अगर आप एक के बाद एक अगर मामले दर्ज करते रहेंगे और उसमें आरोप यह रहेगा कि आपको सिर्फ विपक्ष में करप्शन दिख रहा है, आपकी अपनी पार्टी में नहीं दिख रहा है, तो फिर सवाल तो उठेंगे। क्या आप दुरुपयोग करने के लिए अब एकदम आजाद हो गए हैं? देखिए, दुरुपयोग की बात अभी कीर्ति आजाद जी ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की है। इन्होंने बताया कि 2002 में जब हमारी सरकार थी तब हमने इसको शुरू किया और उस वक्त में कीर्ति आजाद जी हमारे साथ ही थे। उसके बाद ये जब तक कांग्रेस का शासन चला, इसको बहुत कम इसमें जांच हुई, और उसके बाद में अभी जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद में इसमें जांच में के दायरे में काफी बड़ी संख्या में लोग आए। ये जो ईडी का जो रोल है वो भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए है। 10 साल भ्रष्टाचारियों ने इसको टूल की तरह इस्तेमाल किया और ज्यादातर जो केसेस किए वो आप देख लें कि भाजपा या भाजपा समर्थित लोगों के ऊपर ही किए। मगर यहाँ पर हम जब से शुरू हुए हमने उन सभी भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आए हैं और उन सब भ्रष्टाचारियों की जांच हो रही है। सवाल है आपसे, और ये बताइए कि अभी पिछले पहले 8 वाला साल सवाल में... पूरा नहीं हुआ है। अच्छा जी, आप जवाब दे दें फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। तो अब यहाँ ईडी का जो आपने कहा कि उसका कन्विक्शन रेट कितना है, स्वाभाविक बात है, कोई शिकायत आएगी उस पर जांच भी होगी, और जांच जब तक होती है तब तक ईडी जो है उसके ऊपर कंट्रोल करता है। उसके बाद में दिखाई दिया कि हाँ भाई जांच में ऐसा नहीं है कुछ, तो उसको, मगर क्या इस कारण से उस जांच को क्या छोड़ दिया जाएगा? उसके जब उसका पैसा पकड़ा जाता है या उसकी कोई शिकायत जस्टिफाई होती है तो जांच तो करनी होगी, और जांच में अगर वो बरी हो जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? ये तो कानून ही इसलिए बना है ताकि निरंकुशता जो है इन लोगों की, जो भ्रष्टाचारियों की, उस पर अंकुश लगे। अच्छा, अब जाटव जी मेरा सवाल यह है कि पिछले 8 साल में कितने विपक्ष के नेता या विपक्षी दल के नेता या विपक्षी दल के नेताओं से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ईडी के मामले दर्ज हुए और उन पर कार्रवाई चल रही है? और ये नियम आपने अपनी पार्टी पे, अपनी पार्टी के नेताओं पर, अपनी पार्टी के नेताओं के करीब लोगों पर ये आपने कितना नियम लगाया है? नहीं, कोई अगर आप 3-4 उदाहरण दे दें मुझे कि बीजेपी के कितने नेता हैं जिन पर ईडी की जांच हो रही है? देखिए, ईडी का जो स्थापना है वो भ्रष्टाचारियों को उस पर अंकुश लगाने के लिए है। वो पार्टी देख करके नहीं, भ्रष्टाचारी को देख करके, अपराध को देख करके ईडी काम करता है। और इसमें ये और अगर कोई आपकी पार्टी का दामन थाम ले तो उसके बाद ईडी गैरवाजिब है, रियायत भी दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गैरवाजिब प्रश्न मैं समझता हूं इसको, क्योंकि ईडी जो है वो अपराधी को पकड़ने के लिए है। पार्टियों को लेकर के इस प्रकार की बहुत उदाहरण हैं जाटव जी, मानसिकता के साथ में काम कर, ठीक है, वो हो सकते हैं। वॉशिंग मशीन वाले बहुत उदाहरण हैं, बंगाल के संदर्भ में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में भी हैं। मगर ईडी का जो गठन है, ईडी का जो बनाया इसलिए स्ट्रक्चर है ताकि जो है अपराधी को पकड़ा जाए, और अपराधियों को पकड़ रही है ईडी। तो आपके लॉजिक के हिसाब से अपराधी, ये महज इत्तेफाक हैं, ये महज इत्तेफाक है कि जितने लोग हैं वो सब कांग्रेस या टीएमसी या डीएमके या और अन्य दलों के ही हैं जो करप्शन। मुझे नहीं लगता कि ईडी जो है इनकी पॉलिटिकल ग्राउंड को देख करके कोई कार्रवाई करता है। ईडी जो है उनके अपराध को देख करके, और जो सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपका जवाब। देखिए, कल मैं, इससे पहले कि आप जवाब देना शुरू करें, कल और परसों और आज को अगर मिला लें तो 24 सांसद निलंबित हैं, और अब सरकार कह रही है कि आओ अब महंगाई पे चर्चा कर लो। तो जो विपक्ष मुक्त संसद में जो महंगाई पे चर्चा करने की बात है, एक तो ये हो गई। उसके बाद अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हम सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है इससे साफ है कि वो पावर्स को अपहोल्ड किया है। लेकिन
इन पावर्स का इस्तेमाल करके क्या आपको लगता है कि विपक्ष मुक्त राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी या सरकार? संकेत भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ जाता है कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। जब मुलजिम और मुंसिफ दोनों ही सरकारी हो जाएं तो उसके बाद फिर शिकायत का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक दो चीजें मैं बड़ी साफ साफ, बाकी काफी बातें तो आपने कह दी और कीर्ति भाई ने कह दी, कीर्ति आजाद साहब ने बड़े विस्तार से समझा दिया। मैं आपको 3-4 ऐसे उदाहरण देना चाह रहा हूं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब थे, कांग्रेस में थे, उनको उनके लड़के को ईडी खूब परेशान करती थी। जिस दिन से कैप्टन अमरिंदर साहब बाहर गए हैं हमारे यहाँ से, उस दिन से कितनी बार पूछताछ हुई है, कितनी बार क्या हुआ, जरा एक बार शांत प्रकाश जी बता दें। मैं आपको एकनाथ शिंदे के एक विधायक ने पिछले मार्च में लेटर लिखा एकनाथ शिंदे को, और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, ऐसा करो साहब, आप क्या नाम इसके साथ भाजपा के साथ सरकार बना लो, नहीं तो ईडी की बड़ी क्या नाम एप्लीकेशन आ रही है, कम से कम ईडी से छुटकारा मिलेगा। ऑफिशियल लेटर है शिवसेना के विधायक का एकनाथ शिंदे को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई आरोप नहीं, एकनाथ शिंदे का है। आप उसको देखिए, जिस दिन से वो अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, ये अलग बात है, लेकिन हाँ, जिस दिन से ये बात आई है उस दिन से एक भी शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक की जांच नहीं हुई है, एक की भी। तीसरी बात आप आ जाइए, शांत प्रकाश जी जानते हैं, बड़े अच्छे इनके मित्र होंगे ये वाईएस येदुरप्पा जी, बिल्लारी का इतना बड़ा टाइकून, बिल्लारी ब्रदर्स और वो सब, सुषमा जी के भी थे, अब वो नहीं रही तो हम उनको नहीं कहेंगे। आप बता दो उनके खिलाफ ईडी की जांच में क्या हुआ, कोई बता दे। जब तक मुकुल राय टीएमसी में थे, कीर्ति भाई की पार्टी में थे, तब तक मुकुल राय नारदा, सारदा, टारदा, पता नहीं कौन कौन से उसमें रोज सुबह शाम। जिस दिन से मुकुल राय साहब भाजपा में चले गए थे उस दिन से बिल्कुल शांत, और जिस दिन से फिर मुकुल राय आए हैं यहाँ पर उस दिन से फिर चालू। तो आप इस चीज को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कानून ठीक है, ये अपनी जगह पर है, ईसीआईआर ठीक है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर देखना चाहिए कि आज तक मात्र 112 केसेस को आप ईडी जो है वो कन्विक्ट कर पाई है, और 8000 से ज्यादा केस लग चुके हैं, और 8000 से ज्यादा केस में आप कहते हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति अटैच की है, जिसको कोर्ट की स्वीकृति मिलना बाकी है। तो आप इस पूरे देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पुलिस स्टेट बना करके लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके, बेसिक फंडामेंटल राइट जो है कि जब तक आदमी प्रूव नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है तब तक वो क्या नाम आरोपी है, अपराधी नहीं, ये सब अगर ईडी कहेगी कि जब तक आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर देते तब तक आप दोषी हैं, भाई मुझे बताइए मैं एजेंसी से या मैं सरकार से कैसे लड़ लूंगा? आप कह दीजिए कि साहब आपने मेरी भैंस को डंडा मारा था, मैं कह सकता हूं मैंने नहीं मारा था, लेकिन कहेंगे नहीं आपके पिताजी ने मारा था, आपके दादाजी जो स्वर्गीय हो गए उन्होंने मारा ठीक है। देश रतन निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारे उदाहरण गिना दिए वॉशिंग मशीन वाले, कीर्ति आजाद जी ने भी और सुरेंद्र राजपूत जी ने भी, लेकिन अब मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि पूरा जो प्रक्रिया रहती है हमारी कानूनी प्रणाली की, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आप दोषी साबित ना हो जाएं, ये उसको पलट करके रख दिया है सरकार ने, या सरकारी जो परिभाषा है उसने? जी, पहले तो मैं बता दूं, ये फ्रेंच मॉडल है, ये फ्रांस से लिया हुआ कंसेप्ट है, जहां की बहुत ही ज्यादा अपराध जब हो रहे थे तो उन्होंने इस तरह के कानून लाए। और ये कानून आया कैसे? ये आया जब आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मनी लॉन्ड्रिंग पे बहुत गहन चर्चा करी, और उस चर्चा में उन्होंने पाया कि ये सरकारों को विस्थापित करने के लिए, टेरर फंडिंग के लिए, और बहुत सारे ये जो अपराध से पैसा कमाया जाता है उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दुनिया में बहुत सारे देशों ने ये कानून बनाया, एग्जैक्टली वैसे ही कानून है, और ये कानून बहुत पुराना है, कांग्रेस भी उसका हिस्सा रही है। तो ये कहना कि निर्दोष व्यक्ति को अपने आप को पहले दोषी उसको पहले माना जाएगा, तो ये बहुत पुराना कानून चल रहा है, बीजेपी ने नहीं बनाया। 2002 का कानून है, उस पे तो बहुत पुराना, उस पर कांग्रेस भी रही है, सब लोग रहे, सबने इसका पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी संवैधानिक वैधता को अपहोल्ड किया है। संवैधानिक वैधता तो हो गई, लेकिन अब ये जो देशरतन जी, ये जो सवाल पूछा जा रहा है, और हमने देखा है कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोगों पर इस कानून के प्रावधान लगते हैं, पूछताछ होती है,
और उसके बाद राजनीतिक रूप से जब उनका अलाइनमेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद फिर ये कानून थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, और यहीं से जन्म लेती है इसकी पॉलिटिकल होने की कहानी। तो आपको लगता है कि अब इसका दुरुपयोग किया जा सकता है या हो रहा है और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो दुरुपयोग अगर कोई करता भी है तो उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था है देखने के लिए। जो ये लोग वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, हाँ। वॉशिंग मशीन सिर्फ कोर्ट हो सकता है। एक बार कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट का मॉनिटर करता है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे किसी को निर्दोष साबित करना हो। एक बार वो कोर्ट में चला गया, वो कोर्ट करेगा। तो वॉशिंग मशीन ये लोग कोर्ट को बुला रहे हैं और किसी को नहीं बुला रहे। बड़ा मैं साफ कह रहा हूं। नहीं, पर अगर बतौर एजेंसी मैं मामले को लंबित कर दूं, दबा दूं, इंक्वायरी ना करूं? नहीं, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट देखने के लिए। कोर्ट में जब डेटे लगती हैं, कोर्ट देख लेता है कि आप कर क्या रहे हैं। कीर्ति आजाद कैसे जवाब देंगे? न्याय व्यवस्था पर विश्वास। और दूसरा, नहीं संकेत जी, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। हाँ, देश जी अपनी बात खत्म कर लें। हाँ। देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था उसमें आप देखिए कितने लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, 90% उसमें विपक्ष का कोई आदमी नहीं है। मेरे ख्याल से 95 पर ज्यादातर प्राइवेट पार्टी से मैं खुद जानता हूं जिन पे ईडी केसेस चल रहा है, जो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। 90% ऐसे लोग हैं वहां पर जिनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आप लोग हाईलाइट करते हैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस को, आप पूरा देखिए ना। मैंने तो किए हुए हैं केसेस। तो ये कहना कि सिर्फ विपक्ष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध से पैसा कमाया हुआ मनी लॉन्ड्रिंग जहां होगी, ये मेरा सवाल दूसरा था। मेरा ये कहना था कि क्या सिर्फ विपक्ष के ही नेता करप्ट हैं? क्या उन्हीं पर ईडी की गाज गिरे? जो बीजेपी के नेता हैं उनके करप्ट केसेस नहीं है? संकेत जी, उनके केसेस कोर्ट में है, कोर्ट मॉनिटर्ड है सारे। ठीक है, कीर्ति आजाद, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद राजपूत जी के पास, एक एक करके। इन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को पकड़ते हैं और ट्रायल मनी जो वॉशिंग मशीन है वो सुप्रीम कोर्ट है। इनकी बात मैं मान लेता हूं। पीएमएलए के केस 5422 केस हैं मार्च 2021 तक। इनकी ईडी की वेबसाइट पे है, ये मेरा नहीं है, ये ईडी की वेबसाइट पे है। केवल 992 लोग ट्रायल पे गए हैं और 25 कन्विक्ट हुए हैं। और ये कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं और किसी को कोई प्रताड़ना नहीं होती। तो मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि अगर यह दुरुस्त काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या हो रहा है जिनका ट्रायल नहीं हुआ? जिनका ट्रायल नहीं हुआ उनको क्या हैरेस किया जा रहा है? साथ में इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि डॉक्टर रमन सिंह का क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान का क्या हुआ, येदियुरप्पा जी का क्या हुआ, रेड्डी बंधुओं का क्या हुआ, सृजन घोटाले का क्या हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का क्या हुआ। इन सबों के बारे में तो मालूम नहीं है। केस तो 10-10 वो कह रहे हैं अदालत के अधीन आ गया ही है। अब अदालत पूछ ले तो मैं इसका जवाब दे दूं। नहीं, इसमें मेरी एक बात सुनिए ना। इसमें कहाँ कौन से अदालत में आया है? क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? ये जो बार बार सोनिया जी को बुलाया जा रहा है, आज से नहीं, पिछले 4 सालों से केस चल रहा है अदालत में, तो वो भी चल रहा है, उसके पहले वहां भी चल रहा है। लेकिन यह केवल जानना है कि शुभेंदु अधिकारी का कैसे खत्म हो गया, हेमंत बिस्वा शर्मा का कैसे खत्म हो गया। जी, मैं इसके जवाब वो अदालत में चल रहे हैं। मैं आपके पास, आप दे दीजिएगा जवाब। एक सेकंड, वो अपनी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि अननेसेसरी लोगों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। जून का सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ अपना ऑर्डर है कि अननेसेसरीली अरेस्टिंग पीपल, इट रिफ्लेक्ट्स colonial mindset and impression of police state। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि 0.5% कन्विक्शन रेट ये अपने आप में शर्म की बात नहीं है। देश रतन निगम जी, आप करिए, आप भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, आप मनी लॉन्ड्रिंग खत्म कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही 0.5% का, तो ये मतलब हुआ कि आप अपनी एरर रेट देख रहे हैं 99.5%। देखिए, ये तथ्य को मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, फैक्ट्स को। इसमें से कितने डिसाइड हुए और कितने कन्विक्ट हुए वो आपको डाटा लाना पड़ेगा। कितने ट्रायल पे गए और कितने कन्विक्ट हुए ये नहीं आप कह सकते। ट्रायल इसमें बहुत समय लेता है, इसमें बहुत सारे केसेस, पूरा मनी ट्रेल सारा ट्रैक करना वो बहुत समय लेता है। तो ये जो कन्विक्शन रेट बता रहे हैं, ये नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड है और उसमें कन्विक्शन बता रहे हैं, नॉट दी नंबर ऑफ केसेस जो जिनका ट्रायल खत्म हो गया, जजमेंट आ गया। तो ये तथ्य थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा मैं आपको जो बात बता रहा हूं, देखिए, हमारा ये बहुत ही सख्त कानून है, भारत की एकता, संप्रभुता, आतंकवाद और उसकी टेरर फंडिंग से संबंधित है और इसके लिए सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सोनिया गांधी को 4 साल से नहीं बुलाया जा रहा है। ईडी का तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही लगा है सारा। जब रिट पिटीशन फाइल हुई उसके बाद ये सारा का सारा अलाउ किया गया, ये अभी शुरू हुआ है।
तो कहना कि 4 साल से सुब्रमण्यम स्वामी के केस पे फ्रॉड, चीटिंग और नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, ईडी के तो अभी चार्जेस लगे हैं, ये कहना 4 साल से बुला रहे हैं। देखिए तथ्य, थोड़ा सा झूठ ना बोले, पूरी तैयारी करके आए, झूठ ना बोले, तभी मजा आता है डिबेट करने में। इधर उधर भटका देना गलत बात कर रहे हैं। और दूसरा और तथ्य और डाटा भी अगर दे तो डाटा जरा ठीक से दे। सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद कीर्ति आजाद वापस मैं आऊंगा, आपका राइट टू रिप्लाई आपको दूंगा, पर सुरेंद्र राजपूत। असल बात देश रतन निगम जी भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते करते कि विद्वान भी है। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर सत्य नहीं बदल जाता। बिल्कुल आपने सही कहा कि साहब फ्रांस का कानून है, इस तरीके का है। पहली चीज तो हिंदुस्तान फ्रांस नहीं है। दूसरी चीज, आतंक के फंड पर आप प्रहार कीजिए, उसमें किसी ने नहीं रोका। मुझे इसमें से एक आदमी, इंक्लूडिंग भाजपा के जिस समय मुकुल राय थे या हेमंत बिस्व शर्मा आज हैं या बेल्लारी ब्रदर्स हैं, जो भाजपा के जिनके खिलाफ केस पेंडिंग है, मुझे एक आदमी बता दीजिए कि कौन सा आदमी आतंक की फंडिंग कर सकता होगा या नेशनल हेराल्ड का केस आतंक की फंडिंग कर सकता होगा। किस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं और किस तरीके की सोच रख रहे हैं। आप आतंक के नाम पर देश रतन निगम जी देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। आप एक दलीय व्यवस्था की बात करने की कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ईडी की अधिकार को असीमित कर दिया जाए, देश में आतंक का माहौल बना दिया जाए, आम अधिकारी के लिए भी, आम कर्मचारी के लिए भी और आम न्यूज चैनल्स के लिए भी। एक खाली मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं, एनडीटीवी पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन यही केस अरुण पुरी के खिलाफ भी चल रहा है, ऐसा मेरे को पता चला। मैंने किसी ने बताया मेरे को। नहीं देखिए, ऐसा है, मेरा बस ये एक गुजारिश ये रहेगी सुरेंद्र राजपूत जी, जब तक किसी बात की एकदम आपको ठोस जानकारी ना हो तो उसके बारे में उसका जिक्र ना किया जाए तो बेहतर। हाँ बिल्कुल मैं आपको फिर से बता देता हूं, इनमें से कोई आदमी हमारे पक्ष का हो, हमारे विरोध का, हम तो बहुत साफ कहते हैं भाजपा का भी कोई आदमी देश में आतंक की टेरर फंडिंग करने में कोई भी आदमी नहीं होगा। ये इस बात को तो हम जिम्मेवारी से कह सकते हैं। ना कोई चैनल वाला होगा, ना कोई पॉलिटिकल होगा। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये भरोसा बनाना कितना जरूरी है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एक एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एक एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए ना दिखें, और अगर आरोप लग रहे हैं और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रमाण दिया जा रहा है और बातें बताई जा रही हैं, पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है इससे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसी का जो असली मकसद है वो हल्का होता है, कम होता है? जो काम आप सही में करना चाहते हैं उस एजेंसी द्वारा, वो काम हल्का हो रहा है। देखिए, ईडी पर जो इस वक्त में बेबुनियाद जो आरोप या उसको जिस तरीके से पेश करने का प्रयास लोग कर रहे हैं, वो अमूमन वही लोग हैं जो स्वयं या उनके जो आका हैं वो ईडी की गिरफ्त में हैं। और ये पक्की बात है कि पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। ईडी आज अपना काम कर रही है तो परेशान होना स्वाभाविक है, लाजमी है। ईडी जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया है, मैं समझता हूं कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान करना चाहिए। और निगम जी ने कितना क्लियर बताया कि ईडी की वर्किंग क्या है। जिस तरीके से कीर्ति आजाद जी ने कुछ नाम लिए, अगर कोई बातचीत करनी है तो आप उनको आरटीआई में मालूम कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है उनका, वो कौन से कोर्ट में पड़े हुए हैं केसेस। केवल झूठ का एक बिगुल बजा करके और जनता को गुमराह करने का ये जो काम है, ये विपक्षी दलों को नहीं करना चाहिए। अपनी गिरेबा में जाके और देखें। राजपूत जी सुन लीजिए, कोर्ट नहीं ले जाते हैं राजपूत जी, 5000 केस से ज्यादा कोर्ट नहीं गए, मात्र 900 केस गए हैं और वो भी 14 से पहले के केस। राजपूत जी, अगर आप लोग पहले इस काम को कर लेते तो आज ये काम हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके समय में भ्रष्टाचारी को गले लगाने का वो गले लगाया करते थे, आज भ्रष्टाचारियों को उनके नकेल कसी जा रही है और इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप सड़कों पे तांडव कर रहे हैं, इसलिए आप गाड़ियां जला रहे हैं। अरे आप तो सोनिया जी, आपने नहीं बनाया, क्या 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 यही ईडी वाले आपके घर जाएंगे, कुछ भी बोलते चले जाएंगे। अरे सोनिया जी के लिए आप लोग
मचा आप रहे जैसे हैं, लोगों कि को जांच में सबको आप परेशान कॉपरेट नहीं करेंगे, कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के टाइम में लोकतंत्र आपने खतरे में है। नवतंत्र मचा इसमें दिया। भाजपा और आप कांग्रेस खतरे में किस नहीं घबरा है, रहे हैं, क्योंकि आप जो लोकतंत्र है ठीक है, खतरे में आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। आप दोनों की बात सुन ली। अब मैं आपको कीर्ति आजाद जी के पास जाना चाहता हूं और ये उनसे देश ये देख जानना रहा चाहता है। हूं कि आपको राइट टू रिप्लाई दे दें, क्योंकि अभी देश रतन निगम जी ने कहा था कि आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपका राइट टू रिप्लाई। नहीं, फैक्ट्स तो मैंने सामने बताया, मैं अपने वेबसाइट से तो बता नहीं रहा हूं, मैं ईडी के वेबसाइट से बता रहा हूं कि 5,422 पीएमएलए के केस मार्च 2021 तक हुए, केवल 992 ट्रायल में गए हैं। वो भी ट्रायल तब के हैं 2014 से पहले के हैं, जब इनकी सरकार नहीं आई थी। उसके बाद तो कुछ गया ही नहीं। केवल 25 लोग कन्विक्ट हुए हैं। कन्विक्शन रेट 0.46 है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताएं, या फिर कहें कि इनका ईडी का वेबसाइट गलत है। साथ ही साथ मैंने जब ये कहा कि सुरेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा अंदर, इनके ऊपर तो कोई वो नहीं किया, कोर्ट केस नहीं हुआ, लेकिन ये बरी हो गए सब। लेकिन फिर उनका बताइए, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए इस समय, जिनके ऊपर व्यापम का केस है, जिसमें 125 लोग मारे गए, या तो आत्महत्या किया गया या उनका मर्डर किया गया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये भी मैं गलत बता रहा हूं देश रतन निगम जी को? यह तो, और साथ में बोले जा रहे झूठ। झूठ तो पार्लियामेंट में संसदीय हो गया है, ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। ये कहिए कि सत्य नहीं बोल रहे हैं तो ज्यादा सही होगा, उपयुक्त होगा बनिस्बत की इस प्रकार से किसी चीज को कहना। और याद रखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को तंग कर रहे हैं, जमाना बदलते समय नहीं लगता। यह एक चीज है, अगर अच्छे दिन दे रहे तो बुरे भी नहीं रहते लोगों के, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिए कि प्रोसेस, प्रोसीजर और पनिशमेंट नहीं जब तक मिलती है, तब तक आप किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनकी भी आह लगती है लोगों को। इसलिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये आंकड़े जो मैंने आपको दिए हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हैं, उनके वेबसाइट पर हैं। कृपया वहां जाइए और जाकर उनको देखिए, तब आपको पता लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। और शिवराज सिंह चौहान के व्यापम का देश रतन निगम जी, सुरेंद्र राजपूत, कीर्ति आजाद और शांत प्रकाश जाटव, आप सब लोगों का जवाब दे दूं 10 सेकंड में? हाँ, दे दीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो कन्विक्शन रेट ये अपनी जिस तरह से बता रहे हैं, वो है टोटल रेट ऑफ केसेस वेंट टू ट्रायल, और उसमें कितना वो हुआ, ये नहीं कितने डिसाइड हुए। तो वो तथ्य थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। वो तथ्य क्लियर करने की जरूरत है कि जो डिसाइड हो गए, कितने फाइल हुए, ट्रायल पे गए, और उसके हिसाब से। कीर्ति आजाद जी बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ भाई। इस तरीके से मामले दर्ज हो रहे हैं, ये जरूरी हो जाता है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। देश रतन निगम जी, सुरेंद्र राजपूत, कीर्ति आजाद और शांत प्रकाश जाटव, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अगर मामले आ रहे हैं तो एक तो राजनीतिक बात होगी, दूसरी चीज कन्विक्शन, जल्दी से ट्रायल खत्म हो और उसके बाद कन्विक्शन की नौबत आए। क्योंकि अगर ये लटकता रहेगा तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे कि ईडी की कार्रवाई का मकसद क्या है, सही में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना या एक राजनीतिक हथियार महज बन जाना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होंगे। और संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला ये है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा, और सांसद माफी मांगे तभी निलंबन खत्म होगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। अब तक राज्यसभा के 20 और लोकसभा के 4 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, यानी कि 24 सांसद सस्पेंड हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं। राजीव जी, अगले हफ्ते सरकार बहस कर रही है या करवाना चाहती है बढ़े हुए दामों पर, प्राइस राइस पर, और 24 विपक्ष के सांसद सस्पेंड हैं और कंडीशन ये रख दी है कि माफी मांगो तभी वापस आने पाओगे। तो ऐसे में क्या मतलब निकाला जाए कि ये कैसा की चर्चा होगी जिसमें एकदम विपक्ष मुक्त चर्चा? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक, जो आप कह सकते हैं कि सोमवार यानी तो मंगलवार से राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। वहां लगभग गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है। जो राज्यसभा में जो 20 सांसदों का निलंबन किया गया है, वो शुक्रवार तक निलंबन है, और निलंबन के खिलाफ जो है टीएमसी के सांसद, आपको बता दें कि 50 घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं। यानी आज 11 बजे से लेकर शुक्रवार 1 बजे तक बैठे हुए हैं। जहां तक लोकसभा के 4 सांसदों का सवाल है जिनका निलंबन पूरे सत्र तक किया गया, आपको बता दें कि 2 बजे के आसपास जो है लोकसभा में मुद्दा उठा और जो विपक्ष की ओर से कहा गया कि इनका निलंबन वापस किया जाए। तो सरकार की ओर से ये कहा गया कि अगर ये विपक्ष के सदस्य इस बात का वादा करें कि फिर से प्ले कार्ड लेके नहीं जाएंगे, वेल में जाके नाराबाजी नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आएगा।
तो चूंकि आज लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, जो सोनिया गांधी की ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो लोकसभा में गतिरोध समाप्त होने की बात अभी तक सामने नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगले हफ्ते से राज्यसभा में कम से कम गतिरोध समाप्त हो जाएगा और महंगाई पर चर्चा जो है फिर से शुरू हो जाएगी। जी राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया गांधी से ईडी ने आज 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस आज भी सड़कों पर उतरी, कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। एनडीटीवी से सचिन पायलट ने कहा कि हमें प्रदर्शन तक की अनुमति नहीं है, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। हमारा ऑफिस है, ये छावनी बन चुकी है, इतनी पुलिस लगा रखी है यहाँ पे। हम अपने दफ्तर में अगर बैठना चाह रहे हैं फिर भी हमको उठा के डिटेन किया जा रहा है। ये कहाँ की लोकशाही है भाई? 70 साल में विपक्ष पहले भी था देश के अंदर। मुझे याद है भाजपा के साथी हमारे राजघाट पे रोज प्रदर्शन करते थे, हमने कहा मना नहीं किया। हमको प्रदर्शन करने से, पदयात्रा निकालने से, मौन व्रत रखने से, धरना देने से, ज्ञापन देने से, और डेमोक्रेसी में और क्या साधन हमारे पास? अगर आप बिल्कुल ही कुचलना चाहें तो जनता सब देख रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने योगी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो न तोड़िए। हम हरगिज इस बात के खिलाफ नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कांवड़ यात्रा का तिरंगा लेकर उनका इस्तकबाल करती है, टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैर की मसाज करता है, मालिश करता है। बहुत अच्छा है। आपने लोहार की दुकान को बंद करवा दिया रास्ते में, आपने गोश्त की दुकान को बंद करवा दिया, आपने मेरठ में एक असलम हुसैन नामी पुलिस ऑफिसर के नाम को हटवा दिया। बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं तो बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें, बगैर नोटिस दिए घर तो मत तोड़िए किसी मुसलमान का। अगर आप किसी के पैरों की मालिश कर रहे हैं, करते रहिए, मगर किसी मुसलमान बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाकर मारकर हाथ पैर तो मत तोड़िए।